हेलो दोस्तों। मुझसे रेगुलरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रोहित तुमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला जो कोर्स किया है ये कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट है, कौन रेगुलेटर है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को रेगुलेट करेगा। तो आज इन बहुत से बेसिक क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत कुछ बातें करेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में, क्योंकि सीए मेंबर्स हो या सीएस मेंबर, स्पेशली यंग मेंबर्स, उन लोगों को रियली बहुत डाउट्स हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर को लेकर। तो वन बाय वन मैं सारी चीजें आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 247 में प्रोविजन लाया गया कि अब कंपनीज एक्ट में जहां जहां भी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है वो केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है। तो अब ये एक सेपरेट मैटर ऑफ डिस्कशन है, उस पर मैं रेगुलरली सेशंस भी लेता रहता हूं कि कहां कहां कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करवाना है। बट यस, अगर कंपनीज एक्ट या कंपनीज रूल्स के अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी तरह की असेट्स, लाइबिलिटी, नेटवर्थ का वैल्यूएशन करना है तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग ये काम केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में तो चाहे हम सीआईआरपी में चले जाएं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, या हम डायरेक्टली लिक्विडेशन में चले जाएं, वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये दो एक्ट में प्रोविजन लाया गया, कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द इनकम टैक्स एक्ट में, सेबी गाइडलाइंस में, फेमा में ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ही वैल्यूएशन के लिए ऑथोराइज कर दे। हालांकि सेबी ने अभी अपने कुछ रेगुलेशंस में स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया है। इनकम टैक्स में भी एक रूल 11 के एक सब रूल में अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ऑथोराइज किया है। बट यस, अभी भी पूरी तरीके से ऑथराइजेशन बाकी है अंडर फेमा, सेबी एंड इनकम टैक्स एक्ट। अब हमें सबसे पहले ये समझ लेना होगा, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि कंपनी कि कोई भी असेट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अगर आपको कभी वैल्यूएशन करवाना है तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकते हैं। तो डाउट ये आता है, सर हाउ कैन वी वैल्यू अ लैंड, हाउ कैन वी वैल्यू अ पर्टिकुलर प्लांट और मशीन, ये हमारा स्कोप हो ही नहीं सकता। इसीलिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया गया कि 3 कैटेगरी के रजिस्टर्ड वैल्यूअर होंगे। नंबर 1 कैटेगरी लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड कैटेगरी प्लांट एंड मशीन। ये दोनों कैटेगरीज हमारे लिए नहीं है, फॉर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ये दोनों कैटेगरीज नहीं है। ये दोनों कैटेगरीज इंजीनियर्स के लिए हैं और डेफिनेटली उनकी भी एक प्रोसेस है। मैं आज केवल थर्ड कैटेगरी जो हमारे लिए ओपन है उसकी बात करने वाला हूँ, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल असेट्स, हम शॉर्ट में इसे एसएफए कह रहे हैं। तो एसएफए कैटेगरी के रजिस्टर्ड वैल्यूअर हम बन सकते हैं, दैट इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, लाइक शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, डेटर्स, नेटवर्थ। ये वैल्यूएशन एसएफए वाली कैटेगरी में कवर होगा। नाउ जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग, हाउ टू बिकम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अच्छा, इसके पहले एक और चीज हम क्लियर कर लें, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रेगुलेट करेगा इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को रेगुलेट कर रहा है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सिलेबस बनाना और रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को रजिस्टर करना ये काम आईबीबीआई के हाथ में है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिलेटेड एक और चीज हमको यहाँ पर समझ लेनी होगी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए ना यहाँ पर हमें दो स्ट्रक्चर समझने होंगे। आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को रेगुलेट कर रही है, लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को प्राइमरी रजिस्ट्रेशन देने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहा जाता है आरवीओ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। एसएफए कैटेगरी के करीब करीब 15 आरवीओ है, दैट इंक्लूड आरवीओ ऑफ आईसीएआई एज वेल एज आरवीओ ऑफ आईसीएसआई। यहां पर एक और डाउट आता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम द मेंबर ऑफ आईसीएआई, क्या मैं आईसीएसआई आरवीओ से मेरा वैल्यूएशन का कोर्स, वैल्यूएशन की ट्रेनिंग कर सकता हूं? द आंसर इज यस। आप आईसीएआई आईसीएसआई छोड़ें, बाकी और भी जो बचे हुए रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू आप ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की जरूरत कहां कैसे है उस पर हम अभी आते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पर है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड। मैं अभी स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी से ही बात कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम तीसरी कैटेगरी में डेफिनेटली कवर हो पाएंगे, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस। हालांकि एमबीए वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीए और सीएस की बात कर रहा हूं। तो सीए सीएस बने हुए आपको 3 साल हो गए हो,
यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन जा रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ट्रेनिंग लेने या मेंबरशिप लेने आरवीओ की, उनका प्रैक्टिस में होना जरूरी है। जब आप आरवीओ के पास भी प्राइमरी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी सीओपी आपसे मांगेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो 3 साल से प्रैक्टिस में होना जरूरी नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आप प्रैक्टिस में हो, और आपको सीए या सीएस बने हुए 3 साल या उससे ज्यादा हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको करना होगा अपने आप को एनरोल विद अ पर्टिकुलर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे यहाँ करीब करीब 15 रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है जो एसएफए कैटेगरी की बात करता है। दैट इंक्लूड आईसीएआई एंड आईसीएसआई आरवीओ। आप किसी भी आरवीओ के साथ अपनी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, प्राइमरी मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप किसी आरवीओ के साथ प्राइमरीली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आरवीओ आपको एनरोल कर लेता है, आपकी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लेता है ऑन पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर फीस। उसके बाद हमारी होती है ट्रेनिंग। इसको आईपीबीआई कहता है, एजुकेशनल कोर्स, और हमारे अकॉर्डिंग 50 आवर्स की ट्रेनिंग है। ये 50 आवर्स की ट्रेनिंग पहले तो फिजिकल हुआ करती थी, वीकेंड पर बैचेस लगती थी अलग अलग आरवीओ में। अब तो ऑलमोस्ट सारे आरवीओ ये बैचेस ऑनलाइन करवा रहे हैं लास्ट ईयर से। तो ऑनलाइन बैचेस ओपन होती है, 50 आवर्स की ट्रेनिंग पहले वहां से कंप्लीट कर लें। ये 50 आवर्स की ट्रेनिंग में एक्चुअली हमें एसएफए कैटेगरी में जो सिलेबस है एग्जाम का, उसके कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और उसके कोर्स को कवर करवाया जाता है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। जब आपकी 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको एनआईएसएम की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को एग्जाम के लिए एनरोल करना है। एग्जाम कुछ लोगों को लग रहा है कि घर से बैठकर हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम है। एग्जाम ऑनलाइन है, लेकिन सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के जो सेंटर्स हैं वहीं पर एग्जाम होते हैं। एनआईएसएम की वेबसाइट पर आप जाएं, अपनी आईडी क्रिएट करें और फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाले एग्जाम के लिए अपने आप को एनरोल करें। वहां पर डेट और टाइम रहता है अवेलेबल। वो डेट और टाइम जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट बुक करें, और वो आपको एनरोल करते वक्त एनआईएसएम की वेबसाइट पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आपका जो आरवीओ की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिला है वो भी आपको अपलोड करना होगा, और जब आप फिर स्लॉट बुक कर लेंगे उसके बाद आपका एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम के पहले बहुत कुछ आपको पढ़ाई करनी है। अब मुद्दा बस यही है कि सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है, तो मैं आपको बता दूं बहुत वास्ट सिलेबस है, सीरियसली बहुत वास्ट सिलेबस है। सिलेबस में देखो पूरा सिलेबस आपको आईबीबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बिजनेस एथिक्स हैं, बहुत सारे जनरल लॉज हैं दैट इंक्लूड कंपनीज एक्ट, स्टैंप ड्यूटी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पूरा इनकम टैक्स एक्ट, आईबीसी के रूल, सिक्योरिटाइजेशन वाला लॉ, सरफेसी एक्ट जिसे हम कहते हैं, और सेबी की बहुत सारी रेस्पेक्ट में गाइडलाइंस, और फिर फेमा। ये सब मिलाकर 18 मार्क्स का है। सबके वेटेज अवेलेबल है। कुछ 5 इंड एज एप्लीकेबल है वैल्यूअर्स के कोर्स में, सिलेबस में। 4 मार्क्स का है वैल्यूएशन का ओवरव्यू, 3 मार्क्स की है वैल्यूएशन अप्रोचेस, 35 मार्क्स की है वैल्यूएशन एप्लीकेशन, किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे वैल्यूएशन अप्लाई किया जाता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को वैल्यू कैसे किया जाता है, लाइक डिबेंचर बॉन्ड्स। इंटेंजिबल्स को वैल्यू कैसे किया जाता है, लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का वैल्यूएशन, स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन, एसएमईज का वैल्यूएशन, और फिर वैल्यूएशन से रिलेटेड जो केस लो है वो है 2 मार्क्स के, और ये लास्ट में केस स्टडी जहां आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। सीरियसली बहुत वास्ट सिलेबस है। ये कंप्लीट करने के लिए मुझसे लोग फिर ये भी पूछते हैं कितना टाइम रिक्वायर्ड है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत ज्यादा एफएम है। एक बहुत कोर सब्जेक्ट तो इस पूरे कोर्स का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी थ्योरी भी है और जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसको आप केस स्टडी कह सकते हो, और वैल्यूएशन एप्लीकेशन पूरी प्रैक्टिकल पार्ट है। करीब करीब 60 मार्क्स का जो है ना वो एफएम से रिलेटेड चीजें हैं, और एफएम भी थोड़ा अच्छे लेवल का ही एफएम है। अब उनसे रिलेटेड बातें तो हम कभी और बाद में करेंगे किसी दूसरे वीडियोस में, बट यस एक अच्छा खासा सिलेबस है। और फिर एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स है 60 और नेगेटिव मार्किंग है 25%। तो ये एक अपने आप में एक अच्छा खासा टास्क है। जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर आप अपनी मार्कशीट, एग्जाम की पासिंग मार्कशीट और सबके थ्रू, अपने आरवीओ के थ्रू आपको आईबीबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आईबीबीआई एक अच्छी खासी प्रोसेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करता है, और आईबीबीआई की जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है उसके बाद, चूंकि आपको तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम करना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद हमारा आरवीओ हमारी एक सीओपी ट्रेनिंग करवाएगा। वो सीओपी ट्रेनिंग जनरली एक दिन की होती है, 4 to 5 आवर्स, ऑनलाइन ही हो रही है आजकल। वो सीओपी ट्रेनिंग के बाद फिर आपका आरवीओ आपको अलॉट करेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और फिर आप एलिजिबल हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर की प्रैक्टिस करने के लिए।
राइट। तो यहाँ हमें एक और बात समझ लेनी होगी, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इफ आई होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, मेरे पास ऑलरेडी एक सीओपी है, तो यस अभी आप साइमल्टेनियसली 2 सीओपी रख सकते हैं। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर की सीओपी भी होल्ड कर सकते हैं, दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, कौन से लॉ में, कौन से रूल्स में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन की बात कही है, ये तो रेगुलर सेशंस में मैं बात करता ही हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने की प्रोसेस क्या होती है। थैंक यू सो मच।